तो फिर हम नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हुआ कि हम इसमें क्या देखेंगे कि एक कंट्री के प्राइस को दूसरी कंट्री के प्राइस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर इंडिया में रुपीज़ है तो हम इसको डॉलर के इसमें देखेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम सारे और भी सारे कंट्रीज़ का के अकॉर्डिंग अपने रुपीज़ को देखेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम इफ़ वी कैन परचेज $1 बाय पेइंग ₹70, अगर मार्केट में हमको $1 खरीदना है तो हमको कितना 70 रुपीज़ जो है मार्केट में देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीर क्या हुआ कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपी। कि हम क्या देख रहे हैं कि $1 हमको अगर लेना है तो हमको अपना कितना रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो इस एक्सचेंज रेट को हम कैसे लिख सकते हैं कि 70 रुपीज़ पर डॉलर। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 70 रुपीज़ पर डॉलर भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि $1 इज इक्वल टू 70। तो इसका मतलब नीर क्या हुआ, नीर हुआ $0.014 पर रुपी। तो आपको पर रुपी में कितना मिल रहा है, कितना डॉलर का कितना हिस्सा मिल रहा है, 0.014। ठीक है, तो नीर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसको ध्यान से समझना है, यही समझना है। नीर क्या है कि हम अगर इंडियन रुपी है तो इंडियन रुपी को और भी जो अदर करेंसी है उसके टर्म में देखेंगे कि इंडियन रुपी की वैल्यू, $1 की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में कितनी है। फिर उसी तरीके से जो और अदर कंट्री, चाइना की है और कंट्रीज़ की है, तो सारे कंट्री की हम देखेंगे कि रुपी में कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो नीर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉलर परचेज करना चाहेंगे, सबको डॉलर चाहिए एक्सचेंज मार्केट में, तो क्या होगा, डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा और डॉलर दिन ब दिन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा और अप्रिशिएट हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अगर इंडिया आएंगे, ठीक है, और उन डॉलर को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में, डिमांड करेंगे रुपी का, तो रुपी क्या हो जाएगा, तो रुपी जो है अप्रिशिएट हो जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया आएंगे तो रुपी अप्रिशिएट हो जाएगा। इसका क्या मतलब बन रहा है कि नीर क्या किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई पे, कि जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है तो उस चीज़ का रेट क्या हो जाएगा, अप्रिसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। ठीक है, सपोज जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि नीर अपना $1 है, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, इंडिया में 70 रुपीज़ है $1 का। ठीक है, और यूएस क्या कर रही है, एक बर्गर प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी और क्वालिटी में यूएस और इंडिया दोनों जगह बर्गर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इंडिया में बर्गर प्राइस 35 है और यूएस में बर्गर प्राइस $1 है। और जबकि हमने देखा कि $1 बराबर, इंडिया में $1 बराबर कितना हो रहा है, 70 रुपीज़ हो रहा है। हमने इसका एक्सचेंज रेट देख लिया कि $1 इज इक्वल टू 70। लेकिन अगर हम बर्गर खरीद रहे हैं तो यूएस में तो हमें $1 देना पड़ रहा है, लेकिन इंडिया में हमें $1 नहीं देना पड़ रहा है, हमें 35 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीपीपी एक्सचेंज रेट, $1 कैन परचेज 1 बर्गर इन यूएस, देन द सेम बर्गर कैन बी परचेज इन हाउ मेनी रुपीज़ इन इंडिया। तो पीपीपी एक्सचेंज रेट में हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि अगर यूएस में हम कोई बर्गर खरीद रहे हैं ₹1 में और वही सेम बर्गर अगर हम इंडिया में खरीद रहे हैं तो हमें कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, तो हम पीपीपी एक्सचेंज रेट में यही देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम अबव केस को कंपेयर करें कि प्राइसेस ऑफ बर्गर इन इंडिया एंड यूएस, तो हम क्या देखते हैं कि $1 में हमको जो है कितना 31, यहाँ पे हम $1 दे रहे हैं। ठीक है, यूएस में खरीद रहे हैं बर्गर तो हम $1 दे रहे हैं, लेकिन सेम बर्गर हम जब इंडिया में खरीद रहे हैं तो हम 35 रुपीज़ में खरीद रहे हैं। तो पीपीपी एक्सचेंज रेट के टर्म में क्या हो गया कि $1 इज इक्वल टू 35। क्या हुआ इसका मतलब, नीर के केस में तो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ है, लेकिन ये अगर इसके केस में हम देखते हैं कि $1 इज इक्वल टू 35। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ हम 35 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं इंडिया में, सेम आइटम हम परचेस कर सकते हैं यूएस में $1 में। ठीक है, तो परचेजिंग पावर ऑफ RS35 इन इंडिया इज इक्वल टू परचेजिंग पावर ऑफ $1 इन यूएस, जो हम 35 में खरीद सकते हैं वही हम सेम चीज़ जो है कहाँ खरीद सकते हैं, यूएस में $1 में हम खरीद सकते हैं। तो पीपीपी एक्सचेंज रेट को हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं, अब्रॉड प्राइस को डिवाइड करेंगे आप डोमेस्टिक प्राइस से, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन वी कैन राइट, और लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड करके आप अब्रॉड प्राइस भी कर सकते हो बाय, लेकिन स्टैंडर्ड जो है जनरली अब्रॉड बाय डोमेस्टिक देखा जाता है, तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि अगर
अगर दोनों कंट्री जो है प्रोड्यूस कर रही है बहुत सारी कमोडिटीज़, अभी तक तो हमने एक बर्गर का देखा कि एक बर्गर अगर यूएस में जो है $1 का है तो वही सेम बर्गर जो है इंडिया में कितने का होगा, हमने यही देखा। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, अगर हम मानते हैं सब अब इंडिया में अब अगर यूएस में क्या हो रहा है कि सेवरल कमोडिटीज़ पर प्रोड्यूस हो रहा है और सेवरल कमोडिटीज़ जो है इंडिया में भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर सेम बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ अगर हम मानते हैं कि सपोज 5 to 6 आइटम्स हैं, ठीक है, और सेम आइटम्स अगर हम इंडिया में जो है परचेज़ करेंगे तो फिर दोनों कंट्रीज़ का हम प्राइस देखेंगे कि उस बास्केट का क्या रेट है, जो यूएस में हमें कितना पे करना पड़ेगा और उसी सेम बास्केट के लिए हमें इंडिया में कितना पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कंसिडर करते हैं एक बास्केट ऑफ 1 यूनिट ऑफ ईच 100 कमोडिटीज़। तो 100 कमोडिटीज़ के केस में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो सपोज जो है बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ जो है इंडिया में, अगर इंडिया में हमको किसी चीज़ के लिए 2000 रुपये लग रहा है और उसी एंड द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट कमोडिटीज़ इन यूएस इज डॉलर जो है $100 है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे इस बास्केट को सपोज हम 2000 रुपीज़ में इंडिया में परचेज कर रहे हैं और इसी सेम बास्केट को हम यूएस में $100 में परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि परचेजिंग पावर ऑफ 2000 इन इंडिया इज सेम एज परचेजिंग पावर ऑफ 100। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमें इंडिया में 2000 खर्च करना पड़ेगा और यूएस में उसी चीज़ का $100 हमको खर्च करना पड़ेगा। तो ये हमने परचेजिंग पावर निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हम $1 में इंडिया में परचेज कर सकते हैं, सेम आइटम्स को हम कितना डॉलर में $0.5 में हम कहाँ यूएस में परचेज कर सकते हैं अगर हम पीपीपी एक्सचेंज रेट को निकालें तो। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे पीपीपी एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। बेसिकली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है। पीपीपी एक्सचेंज रेट सिंपल यही है कि अगर एक बास्केट है, ठीक है, कमोडिटी की बास्केट है, इंडिया में आप कितने रुपीज़ में, अगर यूएस में आप इसको $2 में ख़रीद रहे हो तो सेम बास्केट के लिए इंडिया में आपको कितना पैसा, कितना रुपया देना पड़ेगा उसी सेम बास्केट के लिए। यानी दोनों कंट्री के बीच का हम परचेजिंग पावर देख रहे हैं कि कितना पैसा, कितना रुपया, कितना डॉलर लगा के हम सेम चीज़ को परचेज करेंगे। सिर्फ यही है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो अब कुछ और चीज़ है कि अगर इन्फ्लेशन रेट जो है दोनों कंट्री में क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट विल चेंज विथ टाइम। अगर इन्फ्लेशन रेट जो है दोनों कंट्री में अलग है तो परचेजिंग पावर पैरिटी चेंज होगा, लेकिन दोनों में अगर इन्फ्लेशन रेट सेम है या इन्फ्लेशन है ही नहीं तो परचेजिंग पावर रेट जो है कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात कि अगर इन्फ्लेशन रेट दोनों कंट्री में जो है अलग अलग है तो परचेजिंग पावर पैरिटी चेंज होगी, लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट सेम है तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट इक्वल हो जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट के, तो हम क्या कहेंगे कि तब हम कहेंगे कि देन वी से दैट द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज आर एट परचेजिंग पावर। तो हम कहेंगे कि दोनों कंट्री की करेंसी जो है अब परचेजिंग पावर पैरिटी पे है। मतलब क्या, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट और पीपीपी एक्सचेंज रेट अगर सेम हुआ, क्योंकि हमने अबव एग्जाम्पल में देखा कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो था, नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना था, 70 था और परचेजिंग पावर पैरिटी कितना था, 35 था। ठीक है, तो जब ये दोनों अगर क्या होता है कि सेम हो जाता है तो हम कहेंगे अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी पे है। तो आईएमएफ के हिसाब से परचेजिंग पावर पैरिटी दोनों कंट्री के बीच हम किसको कहेंगे कि रेट एट विच कंट्री करेंसी ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री की करेंसी को हम जब कन्वर्ट करेंगे सेकेंड कंट्री की करेंसी में टू इंश्योर दैट अ गिवन अमाउंट ऑफ द फर्स्ट करेंसी विल परचेज द सेम वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सेकेंड कंट्री। कि जो वही बात है कि जो हम फर्स्ट कंट्री में जितनी परचेज कर सकते हैं हम सेकंड कंट्री में कितने अमाउंट में परचेज कर पाएंगे। ठीक है, यही हमें देखना है। तो ये हमने परचेजिंग पावर पैरिटी को देख लिया। अब रियल एक्सचेंज रेट देख लेते हैं। हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट देख लिया कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो था $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ था। ठीक है, तो इसका मतलब पर रुपी कितना हो गया, अगर $1 का मतलब क्या हो गया, $0.014 हो गया। ठीक है,
तो अब हमने यहाँ देखा कि एक बर्गर हम 35 रुपीज़ में ले रहे थे, यूएस में एक बर्गर हम $1 में ले रहे थे। तो इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि यूएस में हमने बर्गर कितना लिया, 1 रुपीज़ में लिया, और इंडिया में हमने बर्गर 35 रुपीज़ में लिया। तो इसका मतलब हमको कितना डॉलर पे करना पड़ा? इंडिया में हमको $1 तो पे नहीं करना पड़ा, हमको $0.5 पे करना पड़ा, हमें आधा पे करना पड़ रहा है इंडिया में। ठीक है, तो इंडियन बर्गर क्या हुआ? चीपर हुआ, इंडियन बर्गर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हुआ। तो इंडियन बर्गर जो है, इन केस इंडिया विल एक्सपोर्ट बर्गर वाइल यूएस विल इम्पोर्ट बर्गर, क्योंकि जो चीज़ आप यूएस में पूरा दाम लगा के खरीदेंगे, सेम अगर आपको चीज़ इंडिया में आधा दाम में मिल रहा है तो आप आधा दाम में जाके खरीदोगे ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया का जो बर्गर है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है यूएस के बर्गर से। ठीक है, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को कैलकुलेट करने के लिए 3 पैरामीटर पे डिपेंड होना होगा कि प्राइस ऑफ बर्गर जो है इंडिया में कितना है, प्राइस ऑफ बर्गर जो है यूएस में कितना है, और नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना है। इन तीनों चीज़ को देखने के बाद हम ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस देखेंगे। ठीक है, तो अगर सपोज हम बर्गर और दोनों कंट्री का हम ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस देखना चाहे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ यूएस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो प्राइस ऑफ बर्गर इन इंडिया देखेंगे, उसके बाद प्राइस ऑफ बर्गर इन यूएस देखेंगे, और नॉमिनल एक्सचेंज रेट देखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम देखेंगे कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैसा है। ठीक है, तो अब जब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाल रहे हैं तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस हाफ आ रहा है। ठीक है, 1/2 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? रियल एक्सचेंज रेट। इसमें हमने नीर देख लिया प्लस पीपीपी कर दिया हमने, तो हमें मिल गया रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है यूएस में, यूएस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इज हाफ, मतलब कि 1 से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 से ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूएस प्रोडक्ट जो है लेस कॉम्पिटिटिव है एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इन एनी अमाउंट ऑफ मनी वॉट एवर जो हम लोग इंडिया से परचेज कर सकते हैं, तो उसका आधा ही हम यूएस में परचेज कर पाएंगे। अगर हम इंडिया में अगर हम परचेज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया में 35 रुपीज़ में एक बर्गर खरीद सकते हैं, लेकिन यूएस में हम बर्गर खरीदने जाएंगे तो हमको 70 रुपीज़ में परचेज करना पड़ेगा। तो इंडिया का बर्गर सस्ता हुआ, तो इंडिया का बर्गर क्या हुआ? ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हुआ। अगर बाहर के लोग खरीदेंगे तो 70 रुपीज़ देकर खरीदेंगे कि 35 रुपीज़ देकर खरीदेंगे? तो वो तो 35 रुपीज़ देकर खरीदेंगे ना। तो इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा अच्छा हुआ। लेकिन कभी ऐसा हुआ जैसे कि अभी ये हाफ आया, ठीक है, लेकिन अगर ये हाफ जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी 1 से कम होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी इंडिया से कम नहीं है, इंडिया से ज़्यादा नहीं है। इंडिया अभी भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडिया ही है। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा हो जाता है कि यूएस का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया, 1 से ज़्यादा हो गया, मतलब कि यूएस का प्रोडक्ट जो है ट्वाइस कॉम्पिटिटिव हो गया एज कंपेयर टू इंडिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अमाउंट ऑफ मनी से हम परचेज कर पाते थे कुछ आइटम इंडिया में, उसी सेम अमाउंट ऑफ मनी से अब हम परचेज कर पाएंगे यूएस में डबल। कि अगर हम 35 में कुछ परचेज कर पा रहे थे, ठीक है, इंडिया में, तो ठीक है, और उसी सेम अमाउंट इसी 35 रुपीज़ में हम यूएस में और ज़्यादा सामान परचेस कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूएस जो है अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि अगर कोई कंट्री का रुपी जो है, अगर करेंसी जो है एप्रिसिएट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि रुपी का जो है करेंसी का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे ही करेंसी का वैल्यू इंक्रीज़ होगा तो कॉस्टलियर हो जाएगा, परचेज करना मुश्किल हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा गुड्स एंड आइटम, गुड्स जो भी है उस कंट्री से खरीदना, तो वो क्या हो जाएगा? लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अगर एप्रिशिएशन ऑफ रूपी हो रहा है तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि हमारी रूपी जो है लेस कॉम्पिटिटिव हो रही है, जो है हमारी रूपी लेस कॉम्पिटिटिव हो रही है। तो जब एक करेंसी क्या करता है? एप्रिशिएट करता है, चाहे वो रियल या नॉमिनल टर्म में एप्रिशिएट करे, तो इसका क्या मतलब है कि ट्रेड जो है लेस कॉम्पिटिटिव हो रहा है, ट्रेड लेस कॉम्पिटिटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है कि अगर कभी भी करेंसी एप्रिशिएट करती है, चाहे तो रियल टर्म में करे या नॉमिनल टर्म में करे, तो इसका क्या मतलब है? ट्रेड जो है लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो इसी टाइप से यूपीएससी जो है घुमा के क्वेश्चन पूछ देती है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो
अगर हम नीर के केस में देखें तो एक्सचेंज रेट कितना था पर रुपीज़ डॉलर जो है 0.014 पर रुपी था, लेकिन अगर इसका वैल्यू जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हमको जो है पर रुपी कितना मिल रहा है 0.028 पर रुपी मिल रहा है। दैट मीन्स हम लोग को अब क्या मिल रहा है, ज़्यादा डॉलर मिल रहा है पर रुपी, क्योंकि हमारा रुपी तो अप्रिशिएट कर रहा है ना, तो अब हमको ज़्यादा डॉलर मिल रहा है। तो रुपी अप्रिशिएट कर रहा है तो रुपी जो है लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ हाफ अब्रॉड विथ रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक इन केस ऑफ रियल एक्सचेंज रेट इज़ इंक्रीजिंग, तो अगर जो ये वैल्यू ऑफ हाफ जो है, जो हमने अभी रियल एक्सचेंज रेट में हमने यहाँ पे निकाला था कि जो है जो चीज़ हम यहाँ पे अगर 35 में ख़रीद सकते हैं तो वहाँ हमें 70 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है कि हाफ था, तो रियल एक्सचेंज रेट अगर बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी है कि रुपी का अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो रियल एक्सचेंज रेट हमें क्या बताता है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बताता है, ठीक है। और इसमें जो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट इट ऑलरेडी इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और इसमें भी नॉमिनल एक्सचेंज रेट का इफेक्ट ऑलरेडी ऐड होता है, ठीक है। तो चाहे रियल बढ़े या मतलब नॉमिनल बढ़े, क्या होगा, हम अगर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स लेस कॉम्पिटिटिव हो रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर इंडिया चाहती है मेज़र करना एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ट्रेडिंग पार्टनर विथ जस्ट वन पैरामीटर, देन ये क्या कैलकुलेट करेगी, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करेगी कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस देखना चाह रही है कि हमारा एक्सपोर्ट कितना कॉम्पिटिटिव है इसके ट्रेडिंग पार्टनर के साथ, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, रीर देखेंगे, ठीक है, which is weighted average with respect to trade volume of real exchange rate of its trading partner। हम अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ अपना क्या देखेंगे कि हमारा रियल एक्सचेंज रेट कितना हो रहा है। लेकिन सिमिलरली अगर इंडिया चाहती है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करना, तो ठीक है, ग्रुप ऑफ अदर कंट्री के ग्रुप ऑफ के साथ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो नीर हम ऐसे नीर और रीर हमने समझ लिया कि रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट जब हम क्या होता है, ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देन अगर रियल एक्सचेंज रेट क्या है, 1 है, तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है कि इज इक्वल टू पीपीपी एक्सचेंज रेट। तो अगर रियल एक्सचेंज रेट 1 है और नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है पीपीपी एक्सचेंज रेट के बराबर है, तब हम कहेंगे कि कंट्री जो है परचेजिंग पावर पैरिटी पे है, ठीक है। कब कहेंगे कि रियल एक्सचेंज रेट तो 1 हो रहा है, जैसे यहाँ पे तो हाफ था, 1 तो था नहीं, तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे था क्या, तो नहीं था। अगर रियल एक्सचेंज रेट 1 है और नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के बराबर है, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ, करेंसी जो है परचेजिंग पावर पैरिटी पे है, ठीक है। तो अब हम इस फिगर पे देख लेते हैं कि नीर और रीर, यहाँ देख सकते हैं रीर एंड देन ये वाला नीर और रीर का है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही घट रहा है, नीर और रीर जो है यहाँ पे घटा है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिंग पार्टनर ट्रेड हैज़ बिकम लेस कॉम्पिटिटिव। तो इंडिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर थे उनका ट्रेड जो है लेस कॉम्पिटिटिव बना है और इंडिया का ट्रेड जो है मोर कॉम्पिटिटिव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब जो है नेक्स्ट यहाँ जीडीपी वेलफेयर एंड देन वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।